नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है राज्यपाल से संबंधित, और बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि राज्यपाल से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को किस तरीके से बनाया गया है कि राज्यपाल की भूमिका सक्रिय राजनेता की बजाय एक समझदार, परामर्शदाता, मध्यस्थ और विवाचक की होती है। कहने का एसेंस क्या है कि राज्यपाल एक सक्रिय राजनेता नहीं होता है, बल्कि एक समझदार, परामर्शदाता, मध्यस्थ और एक विवाचक, मतलब जो विवेचना करने वाला होता है। इस संदर्भ में भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करना है। अब यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पे कही जा रही है, क्या वो बिल्कुल सही है? ऊपर की बातें अगर सही नहीं है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वर्तमान जो करेंट जो सिनारियो हो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रूफ करने की अभी यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि राज्यपाल में वर्तमान में बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे वहीं आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। उसके बाद से कुछ यहाँ पे कमिटियों का जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है, जो उनकी अनुशंसाएँ हैं, उसको भी आप राज्यपाल के कार्यों को सुधार के लिए दर्शा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्ष वाला पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे परिचय में शुरुआत करना है आपको। राज्यपाल से संबंधित जो भी संविधान में इम्पोर्टेंट जो भी प्रोविजन है, भाग हो गया, आर्टिकल हो गया, सबका सब बताते हुए आपको शुरू करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जो कि बॉडी पार्ट होगा, सक्रिय राजनेता की बजाय एक समझदार, परामर्शदाता और मध्यस्थ की भूमिका कैसे निभाता है। अब इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है, या फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट जो वर्डिक्ट है उसे भी आप लोग शामिल जरूर करके चलिए। उसके बाद से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करते हैं, और यही तो हमें परीक्षण करना है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको परीक्षण करना है, दिखाने की कोशिश करना है एग्जामिनर को कि देखिए यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल पे इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे विभिन्न आयोग द्वारा राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो भी यहाँ पे सुझाव दिया गया है, जैसे कि पूंछी आयोग हो गया, सरकारी आयोग हो गया, तो यहाँ पे राजमन्नार समिति वगैरह का जो भी रिकमेंडेशन है उसके भी यहाँ पे चर्चा करना है। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा कंक्लूजन, अर्थात चेक एंड बैलेंस, निष्कर्ष राज्यपाल की भूमिका को लेके। अब यहाँ पे आज का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से इसका आंसर राइटिंग करेंगे यही मैं आज को आपको सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, एक एक पार्ट पे हम लोग पूरा इसका डिटेल्स एनालिसिस करने का भी प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग परिचय, किस प्रकार से आपको अपना आंसर राइटिंग शुरू करना है। तो यहाँ पे चूँकि राज्यपाल से संबंधित बातें हैं, राज्यपाल से संबंधित बातें हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ जहाँ संविधान में चर्चा की गई है, जैसे कि संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच पूरा का पूरा एक विस्तृत जो प्रावधान किया गया है वो राज्यपाल के बारे में यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे जो राज्यपाल है पूरा का पूरा राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। और जब भी राज्य की कार्यपालिका की बात आएगी तो इसमें सिर्फ अकेले यहाँ पे राज्यपाल ही शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें राज्यपाल के अलावा देखेंगे तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्यकारी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा राज्य का जो महाधिवक्ता होगा, राज्य का जो महाधिवक्ता होगा, ये सब यहाँ पे कार्यपालिका के ही यहाँ पे पार्ट होते हैं। अब इतना के बाद आपको दिखा देना है कि जो राज्यपाल है यहाँ पे राष्ट्रपति की तरह ये भी नाम मात्र का शासन करता है। राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का शासन करता है, और यह संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ कार्यकारी प्रमुख भी होता है। संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख। अब यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है, चूँकि प्रश्न का नेचर इसी तरफ जा रहा है यहाँ पे कि उस पर बहुत सारा आरोप लगता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कई सारे मामलों में माना जाता है कि जो राज्यपाल है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है, चूँकि केंद्र सरकार के द्वारा ही इसको यहाँ पे मनोनीत किया जाता है।
मनोनीत किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 1979 का मामला, 1979 का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि राज्यपाल का जो पद है यहाँ पे केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला कि जो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है यह केंद्र सरकार के बिल्कुल ही यहाँ पे अधीन नहीं है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक पद के रूप में यहाँ पे मौजूद है। और इसे में यहाँ पे अंबेडकर की भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। राज्यपाल को लेके अंबेडकर के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया था कि राज्यपाल का जो कर्तव्य है, दो कर्तव्यों को यहाँ पे अंबेडकर के द्वारा बतलाया गया था। पहला तो था यहाँ पे कि जो भी मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद जो होते हैं सब यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यहाँ पे बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो राज्यपाल है मंत्री परिषद को यहाँ पे सलाह दे सकता है, इसके साथ साथ चेतावनी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी यहाँ पे बोल सकता है, पुनर्विचार के लिए भी यहाँ पे बोल सकता है। हालांकि यहाँ पे कुछ और चीज़ों को आपको यहाँ पे दिखा देना है कि प्रत्येक राज्य में, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में कुछ मामला इससे ही था कि प्रत्येक जो राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा, यहाँ पे एक राज्यपाल होगा। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे आज़ादी के बाद से 7वां संविधान संशोधन लाया गया, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1956 में। और इसमें बताया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीज़ों को ऐसे आपको बता देना है। अब उसके बाद से आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक सक्रिय राजनेता की बजाय, ध्यान से देखते चलिए, एक सक्रिय राजनेता की बजाय एक समझदार परामर्शदाता और मध्यस्थ की भूमिका किस तरीके से यहाँ पे निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक समझदार, एक कुशल सलाहकार के रूप में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक कुशल सलाहकार के रूप में किस प्रकार से यह भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यह मुख्यमंत्री से राज्य मामलों में प्रशासन और कानून निर्माण संबंधी प्रस्ताव के संबंध में यह जानकारी या फिर यहाँ पे सलाह मांग सकता है। तो यह क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से, ध्यान से एक एक लाइन आप लोग देखते चलिए, चीफ मिनिस्टर से, चाहे वो प्रशासन का मामला हो या फिर वो कानून निर्माण संबंधी मामला हो, इस मामले में वो प्रस्ताव के संबंध में या तो जानकारी मांग सकता है या फिर यहाँ पे सलाह भी मांग सकता है। किससे मांगेगा, तो यह मुख्यमंत्री से मांगेगा। इसके अलावा जो भी देखिए यहाँ पे राज्य का जितना भी यहाँ पे औपचारिक कार्य होता है, पूरा का पूरा यह राज्यपाल के नाम पे यहाँ पे होता है, गवर्नर के राज्यपाल के नाम पे ही यहाँ पे किया जाता है। और जब राज्यपाल के नाम में यहाँ पे किया जाएगा तो देखिए राज्यपाल इसमें बहुत ही यहाँ पे कुछ मामलों में देखेंगे तो कॉन्शस एक्टिव होते हुए भी दिखाई देगा, जैसे कि इस संबंध में वो यहाँ पे नियम बना सकता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आदेश इन द सेंस कि जो भी यहाँ पे कार्य है उस कार्य का निष्पादन कैसे किया जाएगा, या फिर इसके लिए वो प्रपत्र प्रमाणित भी कर सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। हालांकि इसके लिए कई बार, ठीक है, राष्ट्रपति से यह सलाह मांगता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा हमने देखा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, किसी भी राज्य में यहाँ पे संवैधानिक विफलता होगी, किसी भी राज्य में यहाँ पे संवैधानिक
विफलता के मामले में राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया जा सकता है। हालांकि मैंने बताया अभी आपको किस में राष्ट्रपति से सलाह लेगा और फिर राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते नजर आएगा। अभी हमने देखा केंद्र सरकार के एजेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारी जो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है वो यहाँ पे राज्यपाल के हाथों में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लें नियुक्ति को लेके तो बहुत सारे राज्य में देखेंगे जो भी बड़े बड़े जो पद हैं उनकी ये लोग, ठीक है, मैंने इसके द्वारा यहाँ पे नियुक्ति भी किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे सीएम, चीफ मिनिस्टर हो गया, जो भी यहाँ पे मंत्री हो गया। इसके अलावा हाई कोर्ट का जो यहाँ पे न्यायाधीश हो जाएगा, जुडिशरी, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश। उसके अलावा राज्य का, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे पीसीएस का जो अध्यक्ष होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस स्टेट में यहाँ पे गया हुआ है उसका अध्यक्ष, या फिर यहाँ पे सदस्य, सबकी नियुक्ति यही करेगा। नियुक्ति तो करेगा ये, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हटा नहीं सकता है, बल्कि हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और मामलों में आप लोग देखेंगे तो जैसे कि यह हाई कोर्ट और जो भी यहाँ पे पीएससी, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट और पीएससी जो भी यहाँ पे आयोग के जो भी यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उन लोगों के परामर्श के आधार पे न्यायिक सेवा में जो भी नियुक्तियाँ हैं उसकी भी यहाँ नियुक्तियाँ कर सकता है। नेक्स्ट, अब दूसरा है यहाँ पे मध्यस्थ के रूप में किस तरीके से ये अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि राज्य विधायिका में यह विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। विधानमंडल का, ध्यान रखिएगा, सत्र बुला सकता है। इसके अलावा सत्रावसान भी कर सकता है। सत्रावसान का मतलब यहाँ पे सत्र को खत्म करना। इसके अलावा उसको ये भंग भी कर सकता है। इतना अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इसके अलावा जब भी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे चुनाव होगी, माने प्रत्येक आम चुनाव के बाद यह सदन को पहली बार संबोधित भी करेगा। और यहाँ पे प्रत्येक नए साल में जब भी नया साल लगेगा उस समय भी ये सदन को संबोधन करेगा। ठीक है, पहला सत्र जो होता है उसको ये संबोधन करेगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे विधायिका में लंबित मामला है, यहाँ पे लंबित मामला, जैसे कि अगर कोई विधेयक लंबे समय से फंसा है, लोगों के हित में है, तो उस विधेयक को लेके यह सदन में संदेश भेज सकता है कि इस विधेयक में यहाँ पे काम होना चाहिए, मैंने अपना ये सलाह दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारे विधेयकों के मामले में यह कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे आरक्षित भी कर सकता है। और यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको एक की टर्म कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति के सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन इसके द्वारा लागू भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे विधायिका की अयोग्यता को लेके यह मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। मध्यस्थ, ठीक है, बीच वाली भूमिका। उसके बाद थर्ड नंबर है विवाचक के रूप में। अब देखिए विवाचक के रूप में किस प्रकार से विवेचना करता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दोषी व्यक्तियों को अगर दंड दिया गया है किसी भी, ध्यान रखिएगा, कानून के यह विरुद्ध जा सकता है। तो यहाँ पे अगर दोषी व्यक्ति को यहाँ पे अपराध के मामले में, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे दंड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको दंड दिया गया है तो यह कानून के विरुद्ध जाके इसको यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, इस व्यक्ति को, इसके दंड को यहाँ पे क्षमा कर सकता है, दंड विराम लगा सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है,
या फिर इसके अलावा दंड को परिहार भी बोला जाता है, इसको परिहार कर सकता है, इसका निलंबन कर सकता है, इसका निलंबन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ये नहीं करेगा, जनरली आपको आता भी होगा कि अगर यहाँ पे फांसी की सज़ा अगर इसको सुनाया गया है, इस दोषी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को, तो फांसी की सज़ा को ये माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका माफ़ करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति को है। ध्यान रखिएगा, मैं केवल शब्द का यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि विधानमंडल का सत्र यहाँ पे चल नहीं रहा हो तो यह अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून ही यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो जाएगा वो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर कोई भी अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है तो उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, विधानमंडल से स्वीकृति यहाँ पे लेनी पड़ेगी। हालांकि ये ऐसा अध्यादेश होगा जिसे जब चाहे तब यहाँ पे इस अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा वापस भी ले लिया जाएगा, इसके अलावा अगर सपोज करिए चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और किसी दल को यहाँ पर बहुमत नहीं मिल रहा है, अगर दल का बहुमत यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो कैसे यहाँ पे राज्य सरकारें चलेगी। तो उस कंडीशन में यह क्या करेगा, तो दल का बहुमत नहीं होने पे यह विधानसभा को निलंबित कर देगा। इसके अलावा सपोज करिए, ठीक है, कि हो सकता है कि कोई अपने बहुमत को पूरी तरीके से साबित नहीं कर पा रहा है, गठबंधन का सरकार में ऐसा होता है, बहुत सारी पार्टी, ठीक है, टूटती है, जुटती है, तो वैसे मामलों में यह क्या कर सकता है, अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे लाने का भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी यह आह्वान कर सकता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जिसे बोला जाता है, खासकर ये वैसे मामलों में होता है जब किसी भी सरकार के खिलाफ राज्य की जो भी यहाँ पे नागरिक है, ठीक है, माने जो लोग हैं यहाँ पे, वे उससे नाराज चलते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ वो विश्वास पाने के लिए उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब उसको ये सब करना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये लागू होते ही पूरी तरीके से, ठीक है, देखेंगे तो फिर दूसरे पार्टी को यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि तुम मतलब यहाँ पे सरकार बना के दिखाओ। बहुत सारे मामलों में यहाँ पे चुनाव की घोषणा भी कर दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, कोई भी विधेयक को यहाँ पे अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर पारित किया गया है तो उस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं, जैसे कि उस विधेयक को यह स्वीकार कर सकता है, तुरंत स्वीकृति दे सकता है, इसको यह रोक सकता है, इसके अलावा यह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन एक कंडीशन है पुनर्विचार के लिए, ठीक है, जब धन विधेयक आएगा तो नहीं भेज सकता है, धन विधेयक के मामले में लागू नहीं होगा। अदरवाइज यह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है रिव्यू कराने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे भी है जो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करते हैं। अब इसमें आपको करेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसका आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। जैसे कि इसमें 5 मुद्दों को मैंने यहाँ पे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे केंद्र द्वारा राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग। माने अगर इसको देखेंगे तो यह सबसे बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण, और इस कारण का भी जो कारण है राज्यपाल की नियुक्ति का, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेके तो इसमें सीधे सीधे यहाँ पे बोला गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे उसको मनोनीत किया जाएगा। माने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि राज्यपाल यही बनेगा और इस मनोनीत व्यक्ति को अब राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्त कर देगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा किसी भी राज्य के राज्यपाल पद के लिए। अब बस हो गया, ये चला गया राज्यपाल बनने, चाहे हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर ले, केरला की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, हर जगह जाएगा, ठीक है।
जैसे कि अब इसी चीज़ को लेके यहाँ पे इसका दुरुपयोग होते हुए दिखाई देगा, जिससे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार बहुत चर्चा में रहती है, दिल्ली सरकार को आपको चर्चा करना है। दिल्ली सरकार वर्सेस यहाँ पे दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माने यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे 36 का आंकड़ा चलता है। दिल्ली सरकार समझ रहे हैं ना, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। इससे आप एक्सेप्शनल तौर पे देख सकते हैं कि दिल्ली, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का शासन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में अपनी दिल्ली की सरकार होती है, जो ठीक है लोगों के द्वारा अपनी चुनी गए प्रतिनिधि भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिल्ली सरकार अर्थात जो भी यहाँ पे राज्य विधानसभा की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे पूरी तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पे कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दोनों के बीच देखेंगे तो इतनी अधिक समस्या है यहाँ पे, और उस समस्या का कारण यही है, ठीक है, दलगत राजनीति। उसके बाद से एक और आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है, यहाँ पे केरल सरकार का, केरल सरकार वर्सेस वहाँ का जो राज्यपाल, बहुत फेमस नाम है, अभी वर्तमान में है ये आरिफ मोहम्मद खान। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, माना जाता है कि 4 बार ये लोकसभा के सदस्य रह चुके थे, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब आरिफ मोहम्मद खान को देखेंगे यहाँ पे तो बीजेपी के द्वारा यहाँ पे केरल में राज्यपाल पद के लिए यहाँ पे मनोनीत किया गया। अब केरल सरकार में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया, बीजेपी यहाँ पे राइट हो गया। तो इस मामले में एक विचारधारा का भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। और आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ पे लेकर अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसको, ठीक है, बीजेपी ने शामिल इसीलिए किया गया है ताकि एक मुस्लिम चेहरा मिल पाए। आरिफ मोहम्मद खान की विचार जो धारा है देखेंगे यहाँ पे कई मामलों में कांग्रेस के आइडियोलॉजी के यहाँ पे खिलाफ जाती है, खासकर कांग्रेस की जो नीतियाँ है मुस्लिमों को लेके, ठीक है, उसकी आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान रखिएगा समस्या का कारण है। दूसरा है यहाँ पे केंद्र सरकार की कठपुतली, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की कठपुतली। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान का राज्यपाल, इस पे राजस्थान के राज्यपाल पे, ठीक है, यह आरोप लगा कि इसने आचार संहिता का, सब सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा चीज़ है, आचार संहिता का राजस्थान के गवर्नर के द्वारा उल्लंघन यहाँ पे किया गया। ध्यान रखिएगा, उल्लंघन किया गया। और ये उल्लंघन करने का कारण क्या था? तो केंद्र के प्रति समर्थन, चूँकि राजस्थान में देखेंगे, ठीक है, तो अभी तो कांग्रेस की शासन है और जो केंद्र में है वो यहाँ पे बीजेपी की शासन है, एनडीए की शासन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भी यहाँ पे राज्यपाल एक पक्ष की तरफ यहाँ पे झुकते हुए दिखाई दे रहा है, अर्थात यह गैर पक्षपात भावना के यहाँ पे पूरी तरीके से खिलाफ है। इसीलिए यहाँ पे राज्यपाल को देखेंगे तो अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे इसे बोला जाता है केंद्र का एजेंट, राज्यपाल हो ना हो यह केंद्र का एजेंट है। राज्यपाल बिल्कुल ही यहाँ पे कठपुतली है, बोला जाता है ना, भारत का जो राष्ट्रपति है कठपुतली है यहाँ पे, ठीक है, वैसे राज्यपाल को लेकर भी यहाँ पे बोला जाता है रबड़ स्टाम्प है, रबड़ की मुहर है राज्यपाल। तो कारण यही है, ठीक है, बहुत सारा जो निगेटिव जो टर्म है, नकारात्मक शब्दों का राज्यपाल के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल है यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और वर्सेस वहाँ की जो, ठीक है, गवर्नमेंट है, एन.टी. रामाराव बोला जाता है, एम.टी. रामाराव, बहुत ही फेमस पार्टी है वहाँ की आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल के द्वारा विल्फ्रेड डिसूजा के सरकार को यहाँ पे देखेंगे ना, इन दोनों ही मामलों में, आंध्र प्रदेश और गोवा के मामलों में, गवर्नर के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, राज्य सरकार को यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया। अब ये जो बर्खास्त किया गया एक ऐसा रवैया है, खुद सोच के देखिए, ये पक्षपातपूर्ण रवैया होते हुए आपको दिखाई देगा, जो हर तरीके से संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक भावनाओं को खिलाफ है, जिसके वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है।
उसके बाद थर्ड नंबर है यहाँ पे विशिष्ट दल के प्रति राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण विचारधारा। अब यहाँ पे विशिष्ट दल का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कि कोई पार्टिकुलर एक ऐसा जो व्यक्ति है जिसको राज्यपाल के लिए मनोनीत किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो उसकी विचारधाराओं से पूरी तरीके से मैच कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पे केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार भी अपने ही विचारधाराओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो व्यक्तियों को चुनाव करती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी राजनेता हो गया, राजनेता के साथ साथ ध्यान रखिएगा, राजनेता के साथ साथ कोई भी यहाँ पे अधिकारी हो गया, बड़ा बड़ा जो अधिकारी लोग होता है देखते होंगे, जो रिटायर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, वैसे लोगों को यहाँ पे सेलेक्टेड किया जाता है। क्यों? ताकि इनकी जो विचारधारा है बिल्कुल ही उनकी विचारधारा से मैच करे। अभी जब विचारधारा मैच करेगी तो अब यहाँ पे संविधान की भावना तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे निष्पक्षता की भावना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, निष्पक्षता की भावना ख़त्म हो जाएगी और फिर से वही समस्या आएगी। अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश और यहाँ पे गोवा वाली समस्या, जिसके वजह से, ठीक है, मैंने वैसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर देना, ये सबसे बड़ी समस्या का कारण था। वैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र के राज्यपाल, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है, इन पे भी आरोप लगता है कि ये भी हो ना हो, ठीक है, मतलब जातिवादी भावनाओं से ग्रस्त होकर कुछ न कुछ टिप्पणी करते नजर आते हैं। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। ये भी कुछ यहाँ पे मैंने बोला भी कि जातिगत टिप्पणियाँ करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे कि अभी इन्होंने हाल ही में जो टिप्पणी जो किया हुआ था छत्रपति शिवाजी को लेके, एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गए थे, ठीक है, होता ना जब यहाँ पे डिग्री बंटवारे को लेके जब अतिथि के रूप में जब उनको बुलाया जाता है कन्वोकेशन वगैरह की प्रक्रिया में, तो जब वहाँ पे गए तो इन्होंने बोला कि देखो, ठीक है, जब हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो टीचर हमसे पूछते थे कि तुम्हारा असली हीरो कौन है। लेकिन आज वर्तमान पीढ़ी को असली हीरो के लिए बहुत पीछे नहीं जाना है, शिवाजी वगैरह बहुत पीछे हो चुके हैं, ठीक है, अभी नया अंबेडकर को बताना है। तो ऐसी कुछ टिप्पणियाँ जो है उनकी यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे समस्या पैदा करती है। और छत्रपति के नाम पे, शिवाजी के नाम पे महाराष्ट्र के लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छत्रपति, दूसरा इन्होंने टिप्पणी जो दिया था सावित्रीबाई फुले को लेकर, सावित्रीबाई फुले और, ठीक है, ज्योतिराव के बीच, जो कि दोनों पति पत्नी थे। सावित्रीबाई फुले का, ठीक है, उम्र उस समय जब विवाह हुआ तो उनका तो 10 साल था और ज्योतिराव का यहाँ पे 13 साल था। तो उस समय इन लोगों का क्या हुआ था, विवाह हुआ। तो ये अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो वे लोग उस समय 10, 12, 13 साल की उम्र में लोग क्या कर रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पे राज्यपाल की गरिमा को माने तार तार करते हुए भी वे लोग नजर आएगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, हालांकि अब तो चेंज हो चुके हैं, जगदीप धनखड़े। इनको तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सीएम के द्वारा सीधे बोल दिया था जगदीप धनखड़े को कि यह सरकार का एजेंट है। उस समय बोला भी गया था, ठीक है, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट है विशेष राजनीतिक दल की ओर यहाँ पे झुकाव। ये भी बड़ी समस्या है, विशेष राजनीतिक दल की ओर यहाँ पे झुकाव। तो देखिए इसमें यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए चुनाव के बाद सबसे बड़ा जो दल होता है या फिर गठबंधन का नेता है उसको आमंत्रित किया जाता है। जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो उसको आमंत्रित किया जाता है सबसे बड़ा दल या फिर गठबंधन का जो भी यहाँ पे नेता होगा कि आओ और अपनी बहुमत सिद्ध करो, सरकार बनाओ। लेकिन यहाँ पे कई मामलों में ऐसा होता नहीं है, राज्यपाल को इतना, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा विवेकाधीन जो शक्तियों को यहाँ पे लगाने का प्रयास करता है केंद्र सरकार के, ठीक है, या किसी खास राजनीतिक दल की ओर झुकाव होने की वजह से। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है राजस्थान का सरकार बनाने के लिए यहाँ पे राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, विवेकाधीन शक्तियों का यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे करता है और विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में यहाँ पे दुरुपयोग भी करता है। राजस्थान ले लीजिए, या फिर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा महाराष्ट्र में भी हमने देखा था किस तरीके से बीच में वहाँ पे भी पॉलिटिकल ड्रामा लंबे समय तक चला, ठीक है।
तो ये भी समस्या है। इसका कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण की हम लोग बात करें, कुछ और उदाहरण की बात करें तो जैसे कि कर्नाटक हो गया, 3 स्टेट का मैं नाम लिख रहा हूँ, कर्नाटक, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, और एक मैं यहाँ पे घटना का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, राजीव गांधी हत्याकांड की, राजीव गांधी हत्याकांड की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, किस्सा नहीं है, ठीक है, वो तो त्रासदी ही था, लेकिन देखेंगे क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो कर्नाटक में यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये आया था 1989 में, ठीक है, SR बोम्बई मामला भी इसको जाना जाता है, SR बोम्बई के नेतृत्व में, ठीक है, उसमें शायद जनता दल की यहाँ पे सरकार थी। तो उस सरकार को यहाँ पे ध्यान रखिएगा बर्खास्त कर दिया गया था, उस सरकार को यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। मैंने सदन पे बहुमत सिद्ध करने के बाद भी, सदन पे बहुमत सिद्ध करने के बाद भी SR बोम्बई के द्वारा, ठीक है, उसकी अनुमति को यहाँ पे इनकार कर दिया गया था। अर्थात यहाँ पे 356 का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया था राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे राज्यपाल को, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छा खासा परामर्श दिया। उसके बाद से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जैसे कि 2020 की जो घटना है, 2020 की घटना है जब JP नड्डा के काफिले पे यहाँ पे अटैक किया गया वेस्ट बंगाल में, तो उस समय यहाँ पे देखेंगे तो अमित शाह वगैरह ने बहुत अधिक टिप्पणी किया हुआ था। उसमें ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी कर दिया, ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी यहाँ पे कर दिया। उस समय देखिए राज्यपाल थे, ठीक है, जगदीप धनखड़, उन्होंने जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि मैडम आग से ना खेले, सोचिए, मैडम आग से ना खेले। तो आपको दिखाना होगा यहाँ पे एक संवैधानिक पदों पे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। राजीव गांधी हत्याकांड में देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नाम है AG पेरारिवलन की, AG पेरारिवलन की। मैंने AG पेरारिवलन को यहाँ पे राजीव गांधी हत्याकांड में मास्टरमाइंड माना जाता है, मास्टरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो रिमोट वाला जो बम होता है उससे, ठीक है, राजीव गांधी को यहाँ पे उस बम से उड़ाया गया था। तो माना जाता है कि उस रिमोट की जो बैटरी था, ठीक है, उस रिमोट की जो बैटरी था इसी AG पेरारिवलन ने प्रोवाइड कराया हुआ था। तो यहाँ पे दया याचिका भेजा गया था, दया याचिका भेजा गया था इनके द्वारा राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल ने बहुत लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको टालते रहा, विलम्ब करते रहा। और अभी 2022 में इनको, ठीक है, जमानत मैंने होता है ना, जमानत रख के यहाँ पे उनको रिहा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे राज्यपाल को, ठीक है, कुछ ज्ञान जरूर दिया ही दिया था। तो कुछ बातों को यहाँ पे आपको, ठीक है, बताने की कोशिश करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, और अभी बहुत हो रहा है इसका दुरुपयोग। और 356 लगता कब है, खुद आप सोच के देखिए, कितने दिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चीज़, ठीक है, संवैधानिक विफलता के बाद, जब राज्यों में संवैधानिक विफलता यहाँ पे आ जाती है, खासकर सरकार बनाने को लेके, तब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट, ठीक है, रूल यहाँ पे लगाया जाता है 356 का प्रयोग करके। और यहाँ पे होता क्या है, देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सीधे सीधे यहाँ पे सेंटर का हमने देखा कि कंट्रोल हो जाता है, सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है स्टेट पे। अब सोचिए, ये तो पूरा संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। और मैंने आपको भी बताया था कि ये तभी जाके होगा, भारत का संघीय ढांचा एकात्मक व्यवस्था में तभी तब्दील होगा जब आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 लगेगा, 352 लगेगा, तब जाके एकात्मक हो सकता है। और यहाँ पे 356 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र के द्वारा राज्यों का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से मैंने कब्जा इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कब्जा बोला जाता है। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, बिहार का ही मामला है, 2005 का रामेश्वरी प्रसाद का मामला, रामेश्वरी प्रसाद का मामला, ठीक है। तो हुआ क्या था यहाँ पे, तो 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसका मतलब ही क्या है यहाँ पे कि विधानसभा का विघटन कर दिया गया था, क्योंकि राज्यपाल को तो अधिकार है विघटन कर देना, छात्रावास कर देना, शुरू कर देना, सब यहाँ पे है। तो जब मामला गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो, ठीक है, स्टेटमेंट दिया कि जो राज्यपाल है, ध्यान से सुनिए आप लोग, जो राज्यपाल है व्यक्तिपरक आकलन के आधार पे निर्णय यहाँ पे नहीं ले सकता है,
व्यक्तिगत मामलों के आधार पे निर्णय राज्यपाल नहीं ले सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 356 का भी वर्तमान में जो स्थिति है कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा इसका किया जा सकता है कि किसी राज्यपाल ने लिया तो किस बेसिस पे लिया, किस आधार पे उसने 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लगाया। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सजेशन भी देना जरूरी है क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी थी। अब विभिन्न आयोग द्वारा राज्यपाल की भूमिका को लेकर कुछ सुझाव दिया गया है, जैसे कि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग, MM पुंछी आयोग। इसके अलावा राजमन्नार समिति का भी कुछ टिप्पणी आप कर सकते हैं। राजमन्नार समिति का टिप्पणी जिन्होंने 300, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से 65 है, ठीक है, 365 को हटाने की बात की थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकारिया आयोग की। सरकारिया आयोग ने साफ साफ बोला था कि देखो मेन जो कारण है ना, ये जो कारण है यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति को लेके, राज्यपाल की नियुक्ति के लेके, राज्यपाल कौन व्यक्ति है उसको लेके। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो अनुशंसा जो दिया गया था कि जो राज्यपाल हो ये हमेशा कोशिश करना चाहिए कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। इसके अलावा जिस राज्य में राज्यपाल जा रहा है उस राज्य का वो निवासी नहीं हो, ध्यान रखिएगा, उस राज्य का निवासी नहीं हो, सक्रिय राजनीति में बहुत अधिक पार्टिसिपेट नहीं किया हो, सक्रिय राजनीति में बहुत अधिक पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वैसे लोगों का राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। दूसरा इसने बताया कि देखो जो भी यहाँ पे स्थानीय राजनीति होती है, क्षेत्रीय राजनीति, स्थानीय राजनीति, उसमें बहुत अधिक राज्यपाल को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, जगदीप धनखड़ टाइप का, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मतलब ठीक है इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया नियुक्ति की प्रक्रिया, कि नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए। तो इनके द्वारा बताया गया, मैंने किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि इसमें मुख्यमंत्री की यहाँ पे परामर्श लिया जाए। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो लोकसभा के अध्यक्ष है, इन तीनों ही लोगों के परामर्श के आधार पे CM, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर के परामर्श के आधार पे यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति हो, गवर्नर की नियुक्ति हो। उसके बाद इनके द्वारा एक और रिकमेंडेशन किया गया कि राज्यपाल का अगर सेकेंड टर्म अगर कंप्लीट हो चुका हो, माने 2 बार अगर कोई भी राज्यपाल अगर बन चुका हो, तो उसके बाद से इसको 2 ही पद मिल सकता है, एक यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोशिश यही करना चाहिए कि दोबारा एक किसी भी लाभ के पद पे ठीक है, इसको दोबारा यहाँ पे ठीक है नियुक्ति नहीं किया जाए। तो ये था सरकारी आयोग का रिकमेंडेशन। अब देख लेते हैं हम लोग MM पुंछी आयोग की रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ बातें कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगी। इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल ठीक है बनाना है, कोशिश यही करना चाहिए कि उसकी यहाँ पे सक्रिय राजनीति में भागीदारी ना हो, सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं हो। लेकिन वर्तमान में हम लोग देख क्या रहे हैं, वैसे ही व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जा रहा है जिसकी सक्रिय राजनीति में भागीदारी पहले बहुत अधिक रही है। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया यहाँ पे नियुक्ति को लेके थोड़ा इन्होंने अपना दायरा और बड़ा किया, थोड़ा दायरा बड़ा करने का प्रयास किया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होना चाहिए, होम मिनिस्टर को भी इन्होंने रखा, होम मिनिस्टर भी होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर, और यहाँ पे जो भी राज्य का जो ठीक है CM है, यहाँ पे संबंधित CM ठीक है, देख रहे हैं 5-5 लोगों के परामर्श के आधार पे यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा एक शानदार एक खास अनुशंसा दिया गया कि राज्यपाल के लिए जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है, राज्यपाल के लिए जो प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है, प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। संविधान से ही प्रसाद पर्यंत को यहाँ पे हटा देना चाहिए। और इन्होंने थोड़ा राज्यपाल को लेके अच्छी बात बोला, राज्यपाल को लेके, राज्यपाल के अधिकारों को लेके, कि राज्यपाल को जो हटाने का जो अधिकार है, हटाने का जो अधिकार है ये विधायिका से प्रस्तावित होना चाहिए, विधायिका से प्रस्तावित होना चाहिए। और अभी कौन है, केंद्र एक रिमोट ठीक है दबाएगा, सारे राज्यपाल की यहाँ से वहाँ सफलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो विधायिका से प्रस्तावित होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के द्वारा, न कि केंद्र
सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे एक अच्छा रिकमेंडेशन थोड़ा सा मुझे दिखाई दिया। हालांकि देखिए कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी नियम कानून आप बना लीजिए, भारत में लूप होल लोग यहाँ पे निकाल ही लेंगे, ठीक है, समस्या रहती ही रहती है। उसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे लास्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में। तो निष्कर्ष में देखिए आपको यही बताने की कोशिश करना है कि अगर भारत में संवैधानिक लोकतंत्र को अगर बचाना है तो उसमें राज्यपाल की जो भूमिका है यहाँ पे बहुत अहम हो सकती है। संवैधानिक लोकतंत्र को अच्छे से चलाना है, अगर इसे बचाना है तो यहाँ पे गवर्नर की भूमिका अहम रोल प्ले कर सकती है। इसीलिए गवर्नर को यहाँ पे एक सक्रिय राजनेता के बजाय शुरुआती में जो ठीक है बातें कहा गया था राज्यपाल के लिए कि इसको एक परामर्शदाता, एक मध्यस्थ, एक विचारक के रूप में इसको ठीक है बताया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे कहीं न कहीं संवैधानिक भूमिका भी प्रदान करते हुए नजर आएगा। हमने शुरुआत में इसको ठीक है साबित भी किया था। हालांकि आपको दूसरी तरफ थोड़ा बहुत इसका क्रिटिसाइज भी करना है। हालांकि कई बार होता क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच संबंधों को लेके यहाँ पे बीच में कौन आ जाता है, राज्यपाल आ जाता है। या तो सेंटर की तरफ झुका रहेगा या तो स्टेट की तरफ, अधिकतर मामलों में सेंटर की तरफ यहाँ पे झुका रहता है और इसी की वजह से तानातनी टेंशन फोर्स यहाँ पे लगने लगता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला भी है कि राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता है। अब जब भी विवेक का उपयोग करेगा दलगत राजनीति का शिकार हो जाएगा। अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता है और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रिपरिषद की जो सलाह है सख्ती से उसे पालन करना होगा, एकदम पालन करना ही करना है। और किसी राजनीतिक विचारधारा और दल के तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक विचारधारा या जो भी दल हो उसके तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सुझाव के तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लोकतंत्र यहाँ पे होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो इसीलिए राज्यपाल की जो जिम्मेदारी होना चाहिए चुने गए प्रतिनिधियों के लिए यहाँ पे होना चाहिए। जो भी एमपी है या फिर एमएलए है, इनके खिलाफ राज्यपाल की यहाँ पे जो भी ठीक है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी सब इन लोगों के यहाँ पे खिलाफ यहाँ पे होना चाहिए, इनके लिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच राज्यपाल एक कड़ी के रूप में यहाँ पे कार्य कर सकता है, लेकिन कैसा, इथिकल वैल्यू से, निष्पक्ष तरीके से उसे करना पड़ेगा। और इसमें एक सुझाव भी आप दे सकते हैं, जैसे कि राजमन्नार समिति की जो रिकमेंडेशन है, इन्होंने बोला सबसे मूल जो समस्या है यहाँ पे 365 को लेके जो राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो 365 को यहाँ पे अगर ख़त्म कर दिया जाए, 365 को यहाँ पे अगर ख़त्म कर दिया जाए तो काफ़ी समस्या यहाँ पे हल हो सकती है। सोचिए, काफ़ी समस्या हल हो सकती है। तो यही था कंप्लीट पूरा इसका आंसर राइटिंग। आपको ठीक है यहीं से अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।